Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 9th January 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is a list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Pravasi Bhartiya Divas. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian diaspora point of view. तो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे एक सब टॉपिक है इंडियन डायस्पोरा. उस सब टॉपिक से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. तो देखते हैं. प्रवासी भारतीय दिवस हर साल हमारे देश में 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि आज का दिन प्रवासी भारतीय दिवस की तरह सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश के अंदर. इस दिन का क्या सिग्निफिकेंस है वो भी हम देखेंगे अगले स्लाइड पे. अभी प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड जो सेलिब्रेशन है उसके बारे में ज़रा देखते हैं. तो प्रवासी भारतीय दिवस हमारे देश में इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो हमारे देश के नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं या इंडियन ओरिजिन के जो लोग विदेशों में रह रहे हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनके कंट्रीब्यूशन को टुवार्ड्स इंडियाज़ डेवलपमेंट सेलिब्रेट किया जाता है. मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी का मतलब ये होता है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन और पीपल ऑफ इंडिया हु आर नॉट रिजाइडिंग इन इंडिया, NRIs या फिर PIOs, दे आर प्रवासी भारतीय. एंड उनके कंट्रीब्यूशन को टुवार्ड्स इंडियाज डेवलपमेंट, इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं. तो प्रवासी भारतीय दिवस 2023 इसका थीम है, यानी कि इस साल के प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेशन का थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृत काल. ये जो प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेशन है इस साल का, इट विल बी 17th प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेशन कन्वेंशन. इस बार हम लोग लैटिन अमेरिका के डायस्पोरा कनेक्शन को ज़्यादा फोकस करेंगे इन सेलिब्रेटिंग दिस ईयर्स प्रवासी भारतीय दिवस. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है, गयानाज प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन दैट इज़ being celebrated from 8th to 10th जनवरी. तो प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेशंस के बारे में ज़रा समझते हैं. इसको शुरू किया गया था साल 2003 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने शुरू किया था. स्टार्टिंग में तो इसको एनुअली सेलिब्रेट किया जाता था, हर साल मनाया जाता था. फिर 2015 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको बाई एनियल इवेंट कर दिया, मतलब 2 साल में एक बार अब इसको मनाया जाता. तो 2021 में प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हुआ था. वैसे तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल ही आता है, लेकिन सेलिब्रेशन या फिर आप कह सकते हैं प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2 साल में एक बार होता है, जहाँ पे फिर जो लोग हैं प्रवासी भारतीय हैं उनको प्रवासी भारतीय सम्मान दिया जाता है और पूरा का पूरा सेलिब्रेशन जो है 2 साल में एक बार होता है. तो पिछले बार ये सेलिब्रेशन हुआ था 2021 में, अब ये सेलिब्रेशन हो रहा है 2023 में. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेशन के लिए एक पर्टिकुलर सिटी को चुनती है. तो हर बार सेलिब्रेशन अलग अलग शहरों में होता है. इस बार प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन सेलिब्रेशन इज बीइंग कंडक्टेड इन इंदौर ऑफ मध्य प्रदेश. ये सब पॉइंट्स आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखना होगा कि ये कौन सा वाला प्रवासी भारतीय दिवस है 17th, कौन है चीफ गेस्ट और कौन से शहर में इस बार प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेशंस कराए गए हैं. अब जरा देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेट 9 जनवरी. ये डेट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी तारीख को 1915 में महात्मा गांधी इंडिया पहुंचे थे. एंड महात्मा गांधी इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट प्रवासी, द ग्रेटेस्ट नॉन रेजिडेंट इंडियन हु केम बैक टू इंडिया एंड लेड इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस. तो महात्मा गांधी के रिटर्न को सेलिब्रेट करने के लिए फिर ये प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करना शुरू किया गया हमारे देश में. ही रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका और वहाँ पे जो उन्होंने प्रोटेस्ट के मेथड्स डेवलप किए थे, नॉन कोऑपरेशन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसको उन्होंने इंडिया में अप्लाई किया एंड ही लेड इंडिया टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस. अगर इंडियन डायस्पोरा पे कभी भी सवाल आ जाए GS पेपर 2 में, तो कुछ पॉइंट्स आपको हमेशा ही हैंडी रखने हैं ऑन योर फिंगर टिप्स. जैसे कि रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा आपको अगर हाईलाइट करना हो तो आप फ्रीडम स्ट्रगल हाईलाइट कर सकते हैं कि इंडियन डायस्पोरा हैव बीन प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल राइट सिंस द प्री इंडिपेंडेंस एरा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन हाईलाइट द रोल ऑफ महात्मा गांधी, गदराइट मूवमेंट फ्रॉम कैनेडा. तो
There have been freedom movement contribution from outside also flowing from these Indian diaspora. Indian diaspora helps in strengthening India's soft power across the globe. Remittances जो आता है इंडियन डायस्पोरा से, every year India earns about 80 to 90 billion dollars in form of remittances and which is highest earned by any country. रेमिटेंस मतलब जो ये भारतीय मूल के लोग विदेशों में रह कर के काम करते हैं, वहाँ से जो भी ये फॉरेन करेंसी में पैसा कमाते हैं वो वापस अपने देश जब भेजते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रेमिटेंस. और इंडिया दुनिया का रेमिटेंस कमाने में सबसे बड़ा कंट्री है. वी अर्न रेमिटेंस अबाउट 80 to 90 बिलियन डॉलर विच इज़ हाईएस्ट बाई एनी कंट्री इन द वर्ल्ड. उसके अलावा डायस्पोरा ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग डिप्लोमेसी ऑफ अदर कंट्रीज इन फेवर ऑफ इंडिया. इसके लिए आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि यूएस इंडिया जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी इंडिया और यूएस के बीच में 2008 में, उसमें इंडियन डायस्पोरा के लोग जो यूएस में रह रहे थे उन्होंने वहाँ की सरकार को बहुत ज़्यादा लॉबी किया या गाइड किया टुवार्ड्स अ बिल इन फेवर ऑफ इंडिया. सो दिस इज़ हाउ यू कैन सी कि इंडियन डायस्पोरा प्लेज रोल इन डिप्लोमेसी एज वेल. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लैंडस्लाइड एंड सबसिडेंस इन जोशीमठ एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले जोशीमठ के बारे में ज़रा समझते हैं. तो जोशीमठ इज़ वन ऑफ द 4 मठ एस्टैब्लिश्ड बाई आदि शंकराचार्य इन 8th century AD. तो आदि शंकराचार्य जी ने 4 मठ इस्टेब्लिश किए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं फॉर हिंदू डिवोटीज़. 4 इम्पॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिम साइट्स में आते हैं ये 4 मठ, 4 धाम. नॉर्थ में ये जोशी मठ है जो चामोली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड में. फिर वेस्ट में है कालिका मठ जो द्वारका में है. ईस्ट में पुरी के अंदर है गोवर्धन मठ और साउथ में है श्रृंगेरी शारदा मठ इन कर्नाटका चिकमंगलूर. तो ये 4 इम्पॉर्टेंट मठ हैं जो इंडियन या हिंदू पिलग्रिम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं. अभी ये जो करंट न्यूज़ है इट इज़ एसोसिएटेड विथ दिस जोशी मठ दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ज्योतिर्मय मठ. तो जोशी मठ से ये न्यूज़ निकल कर क्या आ रही है कि वहाँ पे लैंड जो है वो सबसाइड कर रहा है, ज़मीन धंस रही है धीरे धीरे. और ज़मीन धंसने के कारण व्हेन लैंड इज सिंकिंग इट इज़ कॉजिंग क्रैक्स इन द हाउसेस. आप देख सकते हैं जैसे इस इमेज में 600 से ज़्यादा घरों में इस तरह के क्रैक्स डेवलप हो गए हैं. लगभग 60 से ज़्यादा परिवारों को दूसरे सेफ जगहों पर रिलोकेट कराया गया है. तो इन क्रैक्स के पीछे क्या कारण है? तो क्रैक्स के पीछे कारण तो जैसा कि मैंने आपको बताया ज़मीन का धंसना, लैंड इज सिंकिंग. लेकिन ज़मीन धंसने के पीछे क्या क्या कारण है वो अब ज़रा देखते हैं. द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सबसिडेंस ऑफ लैंड. तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका बताना है कि बोथ एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल फैक्टर्स आर रीजन बिहाइंड सबसिडेंस ऑफ जोशीमठ लैंड. एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स मीन्स ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स. तो हम ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स में एक्सेसिव पॉपुलेशन प्रेशर इन दिस रीजन, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं इस एरिया में. बिकॉज आई सेड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिम साइट. तो ह्यूज अमाउंट ऑफ टूरिस्ट इनफ्लो हैपन्स इन दिस एरिया. एक्सेसिव पॉपुलेशन प्रेशर के कारण द लैंड हैज स्टार्टेड टू सिंक. होटल्स रेस्टोरेंट्स हैव मशरूम्ड इन द रीजन. उसके अलावा जो अनप्लैन्ड डेवलपमेंट हुआ है इस रीजन का, कहीं पे भी लोगों ने हाउसिंग स्ट्रक्चर बना दिया है, कहीं पे कोई और रोड बना दिए हैं, पेव्स बना दिए हैं. तो मतलब अनप्लैन्ड डेवलपमेंट के कारण ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी पुअर रहा है. और ड्रेनेज सिस्टम पुअर होने के कारण जगह जगह पे वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हुआ है. और वाटर लॉगिंग के कारण हुआ क्या है कि ये जो पानी इकट्ठा होता रहा है वो फिर धीरे धीरे परकोलेट करते हुए, सीप करते हुए नीचे रॉक्स में जा रहा है. क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जोशीमठ रीजन है इट इज़ लोकेटेड ऑन रॉक्स. तो पानी इकट्ठा होता रहा है बिकॉज ऑफ पुअर ड्रेनेज सिस्टम. वो फिर पानी परकोलेट होकर के नीचे रॉक्स के अंदर जाता रहा है. रॉक्स के क्रैक में जा कर के उन क्रैक्स को उसने वाइडन किया है. क्रैक्स के अंदर जो रॉक्स की कोहेसिव स्ट्रेंथ होती है जिससे रॉक्स एक दूसरे से चिपक करके रहते हैं, उन कोहेसिव स्ट्रेंथ को वीक किया है ये
ड्रिप करते हुए पानी ने, सीप करते हुए पानी ने, और उसके पीछे कारण है पुअर ड्रेनेज। तो पानी इकट्ठा हुआ है, वो पानी नीचे रॉक्स के अंदर गया है, उसने रॉक्स को कमज़ोर किया है, सॉइल को वीक किया है, लूज किया है, एंड दैट हैज़ नाउ रिजल्टेड इनटू सबसिडेंस ऑफ लैंड, एंड दैट सबसिडेंस ऑफ लैंड इज रिजल्टिंग इनटू क्रैक्स डेवलप्ड इन द हाउसेस। उसके अलावा कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, ह्यूमन फैक्टर्स तो हैं ही, बट देयर आर सम नेचुरल फैक्टर्स एज वेल। अगर आप ये पूरा का पूरा एरिया देखें तो ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। ये जो पूरा का पूरा रीजन है, इट इज़ लोकेटेड इन सेस्मिक जोन 5 विच इज़ हाईएस्ट अर्थक्वेक प्रोन रीजन। तो पूरा हमारा जो देश या हमारे देश की जो लैंड है उसको 4 सेस्मिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। सेस्मिक जोन नंबर 5, सेस्मिक जोन नंबर 4, सेस्मिक जोन नंबर 3 एंड सेस्मिक जोन नंबर 2। सेस्मिक जोन नंबर 1 जैसा कोई चीज़ है नहीं। सेस्मिक जोन नंबर 2 मतलब लो रिस्क एरिया है, यहाँ पे जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, दे आर स्टेबल लैंड। उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है सेस्मिक जोन 3, उससे और ज़्यादा रिस्की है सेस्मिक जोन 5, सेस्मिक जोन 4, और सबसे ज़्यादा रिस्की है सेस्मिक जोन 5 रीजन। वेरी हाई रिस्क जोन एज फार एज अर्थक्वेक इज़ कंसर्न्ड। और ये आप देख सकते हैं कि जोशीमठ वाला जो एरिया है, इट इज़ लोकेटेड इन सेस्मिक जोन 5। तो वहाँ पे अक्सर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। अर्थक्वेक आने के कारण जो नीचे की रॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लूज हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड टू सबसाइड। ग्रेजुअल वेदरिंग ऑफ रॉक्स, तो अर्थक्वेक होने के कारण धीरे धीरे रॉक्स जो हैं वो वीदर हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं। और वाटर का पर्कोलेशन, एक तो ह्यूमन फैक्टर्स के कारण पानी धीरे धीरे रॉक्स के अंदर जा रहा है, और दूसरा नेचुरल फैक्टर्स भी है। हेवी रेनफॉल होता है इस एरिया में, तो वाटर पर्कोलेट होता है रॉक्स के अंदर, रॉक्स की कोहेसिव स्ट्रेंथ को कमज़ोर कर रहा है, रॉक्स को वीक कर रहा है, सॉइल को लूज कर रहा है, एंड दैट इज़ हाउ द अर्थ हैज़ स्टार्टेड टू सबसाइड और सिंक इन द रीजन। ये सबसिडेंस का जो प्रॉब्लम है जोशीमठ में, ये बिल्कुल अभी शुरू नहीं हुआ है, बहुत पहले 1976 में ही वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स देखी गई थी पहली बार, जब भारत सरकार ने कमेटी बनाई थी एमसी मिश्रा कमेटी। एंड एमसी मिश्रा कमेटी हैड रिपोर्टेड कि बोथ एंथ्रोपोजेनिक एज वेल एज नेचुरल फैक्टर्स हैव लेड टू सबसिडेंस इन द रीजन। तो एमसी मिश्रा कमेटी का कहना था कि हजार्ड तो हैं ही इस एरिया में। हजार्ड का मतलब होता है कंडीशंस दैट में रिजल्ट इनटू डिजास्टर। तो हजार्डस कंडीशन तो है ही, लेकिन एक्सेसिव ह्यूमन पॉपुलेशन एंड अनप्लान्ड सेटलमेंट may lead to these hazardous conditions transforming into disaster। तो हजार्ड और डिजास्टर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। हजार्ड होता है कंडीशन, और डिजास्टर होता है उस कंडीशन के कारण होने वाले जो निगेटिव आउटकम हैं, कैटेस्ट्रॉफीज हैं। तो यहाँ पे जब अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, रॉक्स जो हैं वो अनस्टेबल है, वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन सेटलमेंट करने का मतलब है कि वी आर नाउ trying to convert this hazard into disaster. The next article is about sovereign green bonds, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. क्या होते हैं sovereign green bonds, वो जरा देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ग्रीन बॉन्ड समझ लेते हैं। These are long term bonds, लंबे समय के लिए उधार लेने के लिए ये बॉन्ड्स काम आते हैं। तो these are debt instruments, उधार लेने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है। तो these are debt instruments used for long term borrowing issued by any entity which is sovereign entity, मतलब सरकार या इंटर गवर्नमेंटल, दो या दो से ज़्यादा सरकारें, या कॉरपोरेट्स यानी कि गैर सरकारी इंस्टीट्यूशंस बोरो करके अगर किसी इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं तो उस बोरोइंग को कहा जाता है ग्रीन बोरोइंग, और उसके लिए जो बॉन्ड्स रिलीज़ किए जाते हैं उसको कहा जाता है ग्रीन बॉन्ड्स। तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ग्रीन बोरोइंग और ग्रीन बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करने का। सो फॉर एग्जांपल, इफ़ अ कंपनी इज बोरोइंग मनी टू स्टार्ट अ सोलर पावर प्लांट, देन दैट बोरोइंग विल बी नोन एज ग्रीन बोरोइंग, और उसके लिए जो बॉन्ड्स रिलीज किए जाएंगे वो कहे जाएंगे ग्रीन बॉन्ड्स। और ग्रीन बॉन्ड्स हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही होते हैं, क्योंकि सच प्रोजेक्ट्स आर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड दे विल रिक्वायर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म में बोरोइंग नहीं होती है। दीज प्रोजेक्ट्स आर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल। अब ये जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं या ग्रीन बॉन्ड्स हैं, इफ़ दे आर रिलीज्ड बाय अ गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, देन इट विल बी नोन एज सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स विल बी इशूड फॉर मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स बाय गवर्नमेंट लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन बिल्डिंग। कुछ पीटी पर्सपेक्टिव से फैक्चुअल चीज़ें याद रखिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बॉन्ड वॉज फर्स्ट यूज्ड इन 2007
when World Bank along with European Investment Bank first released green bonds। तो ये तो हो गए ग्रीन बॉन्ड्स। अब जरा समझते हैं कि वाई ग्रीन बॉन्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो भारत सरकार ने पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट में, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 थी ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इन 2015, वहाँ पे अनाउंस किया था इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जहाँ पे हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम कैसे अपनी कार्बन इमिशन इंटेंसिटी को घटाएंगे, कैसे हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी मिक्सचर को इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ये सब चीज़ें हमने प्रॉमिस की थी पेरिस क्लाइमेट डील में इन 2015 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21। लेकिन पेरिस क्लाइमेट डील के अंतर्गत जो हमने कमिटमेंट्स किए थे, जिसको हम लोग कहते हैं इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन या कमिटमेंट, उसको हमने फर्दर अपग्रेड कर दिया इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 हेल्ड इन ग्लासगो इन द ईयर 2021। वहाँ पे हमने INDC को अपग्रेड करके नाम दिया पंचामृत, जहाँ पे हमने प्रॉमिस किया 5 सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर इंडियाज इन्वायरमेंटल गोल, जिनको हमने नाम दिया पंचामृत। दैट विल बी फोकसिंग ऑन अचीविंग नेट जीरो बाय 2070। वी विल बी रिड्यूसिंग आवर टोटल कार्बन इमिशंस बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टिल 2030, यानी कि अभी से लेकर के 2030 तक में जितना भी हमारा कार्बन इमिशन होने वाला था, उसमें हम लोग कम से कम 1 बिलियन टन्स का कार्बन इमिशन अब कम करेंगे। इस तरह के नए अप्रोचेज या प्रोजेक्ट्स हम लेकर के आएंगे, ताकि जितना भी इमिशन होने वाला था उससे 1 बिलियन टन कम इमिशन किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कहा था 40% हमारा टोटल एनर्जी प्रोडक्शन हम रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे, लेकिन अब हमने पंचामृत में कहा कि बाय 2030 हमारा जितना भी एनर्जी प्रोडक्शन होगा उसका 50% एनर्जी प्रोडक्शन विल कम फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिड्यूसिंग कार्बन इंटेंसिटी मतलब ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर यूनिट GDP, उसको हम लोग 45% तक कम कर देंगे बाय द ईयर 2030 विथ रिस्पेक्ट टू ईयर 2005, एंड इंक्रीजिंग नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। तो ये सारे कमिटमेंट्स हमने किए हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कमिटमेंट्स किए हैं वर्ल्ड कंट्रीज़ को ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज अंडर पंचामृत स्ट्रैटेजी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 ग्लासगो। अब इनको पूरा करने के लिए वी नीड टू स्टार्ट अ लॉट मैनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, और इसी कारण से फिर भारत सरकार लेकर के आ रही है कई सारे सोवरेन ग्रीन प्रोजेक्ट्स, जिसके लिए फंड की जरूरत होगी, जिसको रेज किया जाएगा थ्रू सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। इनफैक्ट जो इस साल का बजट था 2022-23 का बजट था, उसमें भारत सरकार ने कमिटमेंट किया था कि इट विल बी इशूइंग सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इन ऑर्डर टू रेज फंड्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग सोवरेन ग्रीन प्रोजेक्ट्स। और अब उसी कमिटमेंट को पूरा करते हुए RBI ने अनाउंस किया है कि इट विल बी कमिंग अप विद सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स ऑफ रुपीज 16,000 करोड़ इन 2 ट्रांचेस। 8,000 करोड़ के 2 ट्रांचेज में सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स रिलीज किए जाएंगे इन द करेंट फिस्कल ईयर इटसेल्फ, यानी कि द फिस्कल ईयर 2022-23 में ही 16,000 करोड़ के सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स रिलीज किए जाएंगे। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट sickle cell disease, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view, especially from health segment. सिकल सेल डिजीज़ ये ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है विच इज़ मोस्टली इनहेरिटेड, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, जेनेटिक डिजीज़ आप कह सकते हैं, विच इज़ मोस्टली सीन इन पीपल ऑफ अफ्रीका, अरेबिक कंट्रीज़ एंड इंडियन ओरिजिन के लोगों में भी देखा जाता है, स्पेशली ट्राइबल पीपल ऑफ सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल पॉपुलेशन में सिकल सेल डिजीज़ का प्रॉब्लम ज़्यादा देखा जाता है, विच इज़ आई सेड अ जेनेटिक ब्लड डिजीज़। इसमें होता क्या है कि जो ब्लड सेल्स हैं उनका शेप या स्ट्रक्चर बदल जाता है। नॉर्मली जो ब्लड सेल्स होते हैं किसी हेल्दी इंसान के अंदर वो इस शेप के होते हैं, जिसको आप लोग कह सकते हैं डोनट शेप या राउंड शेप आप कह सकते हैं, ऐसे राउंड शेप या डोनट शेप। लेकिन जो इंसान सिकल सेल डिजीज से इन्फेक्टेड होता है या इन्फ्लिक्टेड होता है, I'm so sorry, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो जो भी इंसान सिकल सेल डिजीज से इन्फ्लिक्टेड होता है उसके ब्लड सेल्स इस तरीके से मॉडिफाई हो जाते हैं, एक सिकल की तरह मॉडिफाई हो जाते हैं। और उसके अलावा ये जो ब्लड सेल्स हैं ये काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया नॉर्मल जो ब्लड सेल्स होते हैं ऐसे डोनट शेप के होते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान सिकल सेल
से इन्फ्लिक्टेड है तो उसके ब्लड सेल्स ऐसे सिकल साइज़ के हो जाते हैं, सिकल टाइप के हो जाते हैं और वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। और हार्ड होने के कारण होता क्या है, दे लैक फ्लेक्सिबिलिटी। इस कारण से समटाइम्स दे ब्लॉक और ब्लड वेसल्स, जो भी इंसान सिकल सेल से इन्फ्लिक्टेड है उसके ब्लड वेसल्स को ये ब्लॉक करने लगते हैं। ब्लॉक करने के कारण ब्लड फ्लो को इम्पेयर करते हैं या लिमिट करते हैं। जब ब्लड फ्लो लिमिट होता है किसी भी इंसान के बॉडी के अंदर तो नेचुरल सी बात है कि दैट पर्सन विल फील द कंडीशन ऑफ एनीमिया, और फिर इसी बीमारी को कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। इस सिकल सेल एनीमिया से जो इन्फ्लिक्टेड लोग होते हैं उनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हेयर लॉस etc. In some extreme cases, the sickle cell anemia may also result into damage of organs like liver, kidney etc. हाल फिलहाल में भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया से टैकल करने के लिए 5 साल का एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, जिसमें मेनली ट्राइबल पॉपुलेशंस पे फोकस किया जाएगा, उनके अंदर जो सिकल सेल एनीमिया प्रेवलेंट है उसको काउंटर करने पे। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रन दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट परशुराम कुंड फेस्टिवल एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा ये टॉपिक है। परशुराम कुंड पॉन्ड है इन अरुणाचल प्रदेश विच इज़ ऑन द ब्रह्मपुत्रा प्लेटू। तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन या प्लेटू पे है, बट इट इज़ इन द लोअर रीचेज ऑफ लोहित रिवर। परशुराम कुंड, परशुराम कुंड पे हर साल परशुराम कुंड मेला लगता है। ये बिहू के टाइम में, वो मकर संक्रांति के टाइम में परशुराम कुंड मेला लगता है, जिसको कुंभ ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं। तो परशुराम कुंड मेला मकर संक्रांति के टाइम पे लगता है, जहाँ पे लोग जाते हैं होली डिप लगाने के लिए। हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स, एंड दैट इज़ वाई परशुराम कुंड मेला या फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज कुंभ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। Which of the following statements are true about UN peacekeeping force? So UN peacekeepers are applied as offensive forces by UNSC. यहाँ जाकर के स्टेटमेंट गलत हो जाता because they are not offensive forces, they are peacekeeping forces. ये स्टेटमेंट गलत है। UN peacekeepers are also known as blue berets. So this statement is correct. So the correct answer is option B. Which of the following statements are incorrect? यहाँ गलत पूछा गया है। As per NSO estimate, Indian economy is likely to grow by 7%. So this is a correct statement. India is the fastest growing major economy of the world for the fiscal year 2022-23. This is wrong because Saudi Arabia is going to be the fastest one. Correct answer is option B. ये जो क्वेश्चन है ये डे बिफोर येस्टरडे मैंने आपको प्रैक्टिस में दिया था शुगर केन से रिलेटेड। तो इसमें पहला स्टेटमेंट तो सही था, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि FRP फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन इज़ नॉट फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स, it is suggested by CACP but ultimately decided by Cabinet Committee on Economic Affairs. So second statement is wrong. Correct answer will be option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.